नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देखिए हिस्ट्री के अंतर्गत जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका हम लोग देखिए 8 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9वां पार्ट पढ़ेंगे। इसलिए यदि आप लोग पीछे के वीडियो नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो वह सभी वीडियो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए यदि आप लोग LT GIC प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एकदम सही जगह पर आए हैं। यहाँ से आप लोगों को देखिए जो आप लोगों को क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए जो हम लोग यह कंटेंट पढ़ेंगे यह देखिए UPPSC के द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे देखिए कोई यहाँ पर देखिए UP BEO का है, तो कोई GDC असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो LT का है, GIC का है। सभी देखिए प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों का ही एक वन लाइनर फॉर्मेट है। इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पूरा देखिए मौर्य साम्राज्य को इसमें कवर करेंगे। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। याद रखिएगा, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, वह एक ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी सीमा जो थी इतना विस्तार मतलब बड़ा था कि उसके साम्राज्य की जो सीमा थी वह ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप में एकबद्ध किया। याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। विशाखा दत्त कृत देखिए मुद्रा राक्षस बहुत बार पूछा गया है। मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त के द्वारा यह रचा गया है, इसके द्वारा इनको लिखा गया है। मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त के द्वारा में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बिरसल तथा कुलहीन भी कहा गया है, भी याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी, ये भी याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखा दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। एक तो देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। तो देखिए इनको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। अगर मुद्रा राक्षस न पूछे तो देवी चंद्रगुप्तम पूछ सकता है। तो याद रखिएगा विशाखा दत्त का यह कृत है। आगे बढ़ते हैं। क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। याद रखिएगा आप लोग, यह जो बृहत कथा मंजरी है यह क्षेमेंद्र के द्वारा रचा गया है और कथा सरित सागर जो है सोमदेव के द्वारा रचित किया गया है। और इसमें चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है, यानी इसमें जो है चंद्रगुप्त को शूद्र बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जा रहा है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडरकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। याद रखिएगा, सैंडरकोट्स से जो पहचान किया गया था और विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था वह चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम था। और इसको भी याद रखिएगा। देखिएगा जो लाइन है यह BPSC TR 3 में PGT में यह प्रश्न पूछा गया था इतिहास में। यहाँ पर लिखा गया था, पूछा गया था एंड्रोकोट्स किसने बोला था। तो देखिए एरियन और प्लूटार्क जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स बोले थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और देखिए अभी याद रखिएगा जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। यानी देखिए चाणक्य जो अर्थशास्त्र लिखा गया था वह चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। उन्हें देखिए कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और देखिए पुराणों में उसे द्विज सर्व यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है।
कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, ये भी याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है कि जो यह अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें क्या लिखा गया, देखिए यह जो है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, देखिए इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत एकदम रट लीजिए आप लोग। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, याद रखिएगा, ये सातों इसको याद रखिएगा। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र, इसको सप्तांग सिद्धांत है, याद रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, भी याद रखिएगा। जो द प्रिंस जो लिखा गया मैकियावेली के द्वारा लिखा गया है, तो यह जो अर्थशास्त्र है इसकी जो तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया, याद रखिएगा। जो प्रारंभिक विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वह ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। देखिए रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है, भी याद रखिएगा। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण तक में देखिए मैसूर तक था। कितना लंबा उसका जो था सीमा था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में देखिए याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे, अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। और देखिए सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। देखिए जो आप लोग सुदर्शन झील के बारे में पढ़ेंगे वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। उस समय देखिए जो राज्यपाल था वो पुष्यगुप्त था, इसको आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज, देखिए कहीं कहीं अमित्रघात भी लिखा रहता है, आगे लिखा भी है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत जो रूप है अमित्रघात यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला है, बिंदुसार को कहा जाता है। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। और देखिए जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था, ये भी याद रखिएगा। तो दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और देखिए स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो आप लोगों को वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब पर एकदम निःशुल्क दिया जा रहा है। लेकिन देखिए जो PDF है इसके लिए आप लोगों को एक नाम मात्र का शुल्क केवल 150 रुपया पे करना होगा। तो इस जब आप लोग पे करेंगे तो आसानी से इसको जो है आप लोग PDF को लेकर इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए केवल एक ही PDF नहीं आपको मिलेगा, जितने भी संपूर्ण इतिहास का PDF है, मतलब जैसे कि आज 9वां यह पार्ट बन रहा है, तो जो भी 10-12 जितना भी पार्ट बनेगा संपूर्ण जो एंशिएंट हिस्ट्री है सभी का जो है आपको PDF मात्र 151 रुपया में दिया जा रहा है। इसको आप लोग ले लीजिए और बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि देखिए टोटल जो है 200 से 250 पेज का PDF बनेगा। इसलिए आप लोगों को यह एकदम आप लोगों ने नाम मात्र का शुल्क रखा गया है और इसको लीजिए और बार बार पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था, ये भी याद रखिएगा। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। और देखिए प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था, इसको आप लोग याद रखिएगा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। देखिए कौन कौन 3 वस्तु थे, मीठी मधुरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर से सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेजी। और देखिए उसने दार्शनिक इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो बोला था कि जो दार्शनिक होता है वो बोला कि हमारे शासनकाल में दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता, इसलिए उसने दार्शनिक को नहीं भेजा था। बाकी मीठी मदिरा और सूखी अंजीर उसने भेजा था। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी उज्जैनी का वायसराय यानी कि राज्यपाल था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था।
अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यावहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। याद रखिएगा, सहिष्णुता, उदारता और करुणा जो थे अशोक के त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। आगे बढ़ते हैं। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया। याद रखिए, अशोक के नाम पूछे लेता है, किसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी उसका उपनाम क्या है, तो देवनाम प्रिय याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। और देखिए, दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। एग्जाम पूछ लेगा कि अशोक के अलावा ऐसा कौन सा शासक या राजा था जो देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था, तो दशरथ था। देखिए, अशोक का जो पौत्र था दशरथ। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की 33 संगत हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। और देखिए, तत्पश्चात मोगलीपुत्र तीस के प्रभाव में वो पूर्ण रूप में बौद्ध हो गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दिव्यवदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिससे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। और देखिए, अग्रोनोमोई जो था जिले के अधिकारी को कहा जाता है। याद रखिएगा, अग्रोनोमोई जो था वह जिले के अधिकारी को कहा जाता था। और देखिए, मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले यानी कारवां के मुखिया को सारथवा की संज्ञा दी गई, ये भी याद रखिएगा। तो मौर्य काल में व्यापारियों यानी व्यापारी के काफिले यानी कारवा के मुखिया को सारथवा कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, सब यह एग्जाम में पूछा ही गया है। यह जितने भी बता रहे हैं आप लोगों को यूपीपीएससी के द्वारा ये सभी पूछा गया प्रश्न है, जो हम आप लोग को ऑनलाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए आप लोग इनको देखिए, बार बार पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखिर तथा बिहार यात्राओं को रोक दिया तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद, देखिए बहुत बार पूछा गया है वह कब कहाँ पर गया था, तो देखिए राज्याभिषेक के वह 10वें वर्ष बाद वह बोधगया गया था तथा 20 वर्ष बाद वह रूमंदेही अभिलेख रूमंदेही गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, यह क्रम भी पूछा गया है। लुम्बिनी सबसे पहले, तब कपिलवस्तु गया, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। याद रख लीजिए इसको एकदम सीरीज में, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। और देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिलास्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है। देखिए, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। देखिए, कुल 8 स्थान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुडी तथा सुपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी नौकर खरोष्टी भी याद रखिएगा। जो देखिए, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वह ब्राह्मी और जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी नौकर खरोष्टी आप लोग याद रखिएगा। तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। और देखिए, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों यानी शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाला प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसर थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। देखिए, 1837 में इन्होंने पढ़ा था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है।
प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम जैसे देखिए पिपरावा, सोगौरा, माँ स्थान है। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये भी याद रखिएगा। और देखिए इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी खरोष्ठी। देखिए अशोक का नाम उल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि यह जो गुर्जरा लघु शिलालेख है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले से है। और देखिए मास्की, नेत्तुर एवं उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। भाबू कहेंगे, देखिए भाबरू लिखा रहता है। स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। देखिए यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। और देखिए पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलता है कलिंग के बारे में। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। देखिए इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों की सूचना मिलती है, भी आप लोग याद रखिएगा। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंत्योक यानी एंटोकस द्वितीय, थियोस सीरिया का शासक, तुर्मय या तुर्माय टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी यानी कि एंटीगोनस गोनातास मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, मग यानी कि साइरिन का शासक, अधिक सुंदर अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थी तथा कंटक शोधन। याद रखिएगा, मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, एक धर्मस्थी था, दूसरा कंटक शोधन था। धर्मस्थई देखिए दीवानी था तथा कंटक शोधन फौजदारी था। याद रखिएगा, धर्मस्थई जो था वह दीवानी था तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गुण पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, एक है संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले, तथा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान में भ्रमण करने वाले। याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेघास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। याद रखिएगा, वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। और देखिए 6ठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। मेघस्थनीज से लिक्वस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा भेजा गया यूनानी राजदूत था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। आगे बढ़ते हैं। मेघस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को देखिए 7 श्रेणियों में बांटा। याद रख लीजिएगा, पहला देखिए दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। याद रखिएगा इसको, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। और देखिए मेघस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों के नाम
जो है उल्लिखित है। देखिए इसको आप लोग रट लीजिएगा। यह जो है यह वैकल्पिक जो मैचिंग वाले में पूछ लेता है मैच करने में। देखिए उत्तरापथ जो 5 प्रांत थे उनकी राजधानी याद कर लीजिएगा। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंतिका उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। याद रखिएगा उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और देखिए पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र। देखिए भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत। याद रखिएगा भाग एवं बलि जो था वो प्राचीन भारत में ये सब राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी, देखिए सब याद रखिएगा। हम लोग मौर्य शासन के जो मौर्य प्रशासन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर याद रखिए। देखिए पण्याध्यक्ष जो था, ये देखिए वाणिज्य का अध्यक्ष था, सुराध्यक्ष था, सुनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष था, गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक था, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था, आकड़ाध्यक्ष खानों का अध्यक्ष था, लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष था, लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष था तथा नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। याद रखिएगा आप लोग इसको। अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेदन की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। और देखिए पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंधिया होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युग ने सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। याद रखिएगा। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी से पूर्व था। भरहुत का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज हिलरी टेलर तथा भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह कर्नल कालिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन याद रखिएगा, जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एक कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्य मित्र शुंग के नाम से विख्यात है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया सुदर्शन झील के बारे में। इसका जो स्थापना यानी खुदाई जो करवाया गया था वह देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही करवाया गया था। एक छत्र रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। और देखिए जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन इस झील की मरम्मत करवाई थी, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य को पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग वही चीज़ें इसमें कवर किए हैं जितने जो है यूपीपीएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम लोग उसको वन लाइनर फॉर्मेट में कवर किए हैं। यदि आप लोग इससे भी और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए यदि आप लोग और अच्छा कंटेंट चाहते हैं और आपको यह कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए मैं आप लोगों से बार बार बीच में कभी नहीं कहता हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन आपको अच्छा लगा तो जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।